हाँ पीयूष। तो हम पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम लोग निकालेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो और एटम के सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी। एक तो एनर्जी होगी क्योंकि ये मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो एक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी कौन सी एनर्जी होगी, आप लोगों को याद हो, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हो, तो दो चार्जेस अगर r डिस्टेंस पर है तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है विच इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r। कितनी होती है, k q1 q2 बाय r होती है। ठीक है, कितनी एनर्जी होती है, k q1 q2 बाय r होती है। तो हम इन्हीं दो का यूज करेंगे। अच्छा, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना, मान लो इसका एटॉमिक नंबर है Z, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, कल में बताया था मैंने। अगर मान लो किसी का एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मान लो सोडियम ले लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का 11 होता है, तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे, इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो मतलब Z को अगर मैं E से मल्टीप्लाई कर दूं, E क्या है, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ZE नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये चार्ज हो जाएगा किस पे, न्यूक्लियस पर। ठीक है, और इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी, r है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सॉरी एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे आप, क्या फॉर्मूला था, k q1 q2 बाय r। तो k की जगह k लिखोगे, q1 कितना है, यहाँ पे चार्ज, एक तो न्यूक्लियस पे चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखोगे ZE, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस का तो माइनस लिखोगे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी r, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम। मैं nth ऑर्बिट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे Vn का स्क्वायर लिखूंगा। nth ऑर्बिट में एनर्जी क्या होती है, हाफ एम Vn का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो कितना आएगा, फर्दर इसको सॉल्व करो। चलो, हम लोगों ने कल रेडियस वगैरह निकाली थी, आपको रेडियस याद है, आर की वैल्यू क्या निकाली थी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकाली थी। तो कल वाला एक बार चीज वापस बता देता हूं, आर कितना आया था कल हमारा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आया था कुछ, ताकि मुझे भी याद नहीं है क्या वैल्यू थी, एक बार देखना पड़ेगा। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट था एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m z स्क्वायर, यही था शायद। ठीक है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट था एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m z e का स्क्वायर था, सॉरी बेटा, z e का स्क्वायर था। ठीक है, ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट था, कि जो nth ऑर्बिट में घूम रहा है ये, तो यहां से लेके यहां तक न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी Rn इक्वल टू, कल ही हमने डिराइव किया था। ठीक है, अब आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना था, Vn आया था हमारा z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट nh, 2 एप्सिलॉन नॉट nh। अब क्या करना है हमको, इनकी वैल्यूज को उठा के इसमें डालना है। यहाँ पे रेडियस ऑफ nth लिख दो, कौन सा ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब इनकी वैल्यू को उठा के इसमें डाल दो तो एनर्जी क्या हो जाएगी, वो टोटल एनर्जी आ जाएगी आपकी ऑर्बिट पर। तो देखो इसको सॉल्व करो पहले तो, माइनस के जेड आपका एटॉमिक नंबर, ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर हो जाएगा। आर एन की वैल्यू पुट करो, आर एन कितना है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, चलो, प्लस हाफ मास
ये मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी से घूम रहा है ये जेड ई स्क्वायर। अच्छा इसका स्क्वायर हो रहा है, चलो बाद में करेंगे, जेड ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको थोड़ा सा। अच्छा के को क्या लिखते हैं, के क्या है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कल भी मैंने वैल्यू बताई थी के की, तो के की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, के की वैल्यू पुट कर दो, तो देखो क्या आएगा, एनर्जी इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ध्यान रखना गलती ना हो जाए। के की वैल्यू पुट कर दी, जेड ई स्क्वायर, ये वाली टर्म भी ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई में, पाई एम जेड ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सही कर रहा हूं क्या? कुछ कैंसिल हो रहा है? ठीक है, ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर भी सॉल्व करो, ठीक है। टर्म आपको बड़ी लग रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फाइनल आंसर चाहिए, जो भी मैं बताऊंगा फाइनल आंसर क्या होगा। +1/2 एम, इसका स्क्वायर करो, जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, e⁴ इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहां तक बात सबको क्लियर है? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको डाउट हो यहाँ पर पूछ लो बेटा। साक्षी, हाँ हेलो। साक्षी बेटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको फर्दर और सॉल्व करो आप लोग, फर्दर और सॉल्व करो, देखो क्या आता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, है ना, -1/4 ई बराबर -1/4। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया ना, ये पाई और ये एक पाई कैंसिल, ऊपर क्या बचा एम, जेड कितने, 2 जेड ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई की पावर 4, तो क्या हो जाएगा एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4, और नीचे देखो क्या आ रहा है, नीचे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर, एन का भी स्क्वायर और एच का भी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? प्लस अब इसको सॉल्व करो, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस 4 2 8 हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ कट नहीं रहा, इसमें तो कुछ कट ही नहीं रहा, ठीक है। तो 1/8 एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। आपको दिख रहा है इधर वाला, थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूं मैं, दिखा आप लोगों को? ठीक है, आया बेटा समझ में? यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है, तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी -1/8, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, -1/8 एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर ये जो एनर्जी कौन सी एनर्जी है, ये थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो एनर्जी कौन सी है, ये थी आपकी काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो आप देखोगे जो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर है, ये टोटल एनर्जी लिख लो इसको, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर है, सिर्फ किसका अंतर है, इसमें माइनस आ रहा है, इसमें माइनस नहीं आ रहा, ये पॉजिटिव होती है काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो है वो लिख सकता हूं मैं माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिखूं तो ये पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। इसका अगर मैं हाफ कर दूंगा, 1/4 का हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/8। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है और माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी आई मेरे पास, -1/8 एम ई स्क्वायर, देखो पहले ई स्क्वायर को लिख रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर
इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अगर मैं किसी एटम के बारे में बात करूं तो किसी भी कोई भी सा भी एटम हो सकता है, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर ले लेंगे यहाँ पे जेड की जगह, और एन कौन से ऑर्बिट की एनर्जी पूछ रहा हूं उस एन की वैल्यू ले लूंगा मैं यहाँ पे। आगे देखो, ये जो एम है किसका है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, आपको पता ही होगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कभी वेरी नहीं करता। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। और एच क्या है, एच आपका प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है, एच आपका क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। एन और एच में आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, ये एन है ये एच है। एच आपका प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल, ठीक है, जूल सेकंड होती है। तो इन सबकी अगर मैं वैल्यू डाल दूं और फर्दर भी इसको आंसर लिखूं तो आपको डायरेक्ट याद रखो, देखो फर्दर क्या आएगा, हम इसको इतना सॉल्व नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्या आएगा। ये आएगा 13.6, कितना आएगा, -13.6, क्योंकि माइनस पहले से ही है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये आंसर किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो भी आपकी एनर्जी की ही यूनिट है। तो आपको फाइनली ये चीज याद रखनी है, जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है -13.6, और वो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यहां तक किसी को डाउट है? कोई स्टूडेंट? एमिशन, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। टोटल एनर्जी जो होती है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टोटल एनर्जी। अब डालो टॉपिक एनर्जी गैप एंड फोटोन एमिशन। एनर्जी गैप एंड फोटोन एमिशन, ठीक है। आप लोगों को पता हो, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट पर जंप करता है तो जो एनर्जी क्या होता है उसमें से फोटॉन्स रेडिएट होते हैं, ठीक है। सपोज करो ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, मान लो ये ऑर्बिट, और ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है EH, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा तो उसकी एनर्जी होगी EL। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से हायर एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट पे जंप करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो इसमें से क्या होंगे, फोटोन रेडिएशन एमिट होंगे, ठीक है। उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, hc बाय लैम्डा। वो hc बाय लैम्डा किसके बराबर होगा, यहां पर ये ऑर्बिट और ये ऑर्बिट में एनर्जी डिफरेंस है, दोनों की एनर्जी सेम नहीं हो सकती। तो ये जो फोटोन एमिट हुए उनकी एनर्जी इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। ये जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों फोटोन्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं EH माइनस EL, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है विच इज इक्वल टू, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, hc बाय लैम्डा। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, hc बाय लैम्डा, ठीक है। अब आपको एनर्जी निकालनी आती है किसी भी ऑर्बिट में। मैं अगर आपको पूछूं कि इसमें एनर्जी कितनी है तो आपको भी फॉर्मूला बताया था मैंने, तो आप लोग एनर्जी निकाल सकते हो। तो मैं लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू EH माइनस EL, ठीक है, EH माइनस EL। एनर्जी, एनर्जी का क्या फॉर्मूला है याद है आपको, टोटल एनर्जी का ऑर्बिट पे -1/8 m जेड स्क्वायर e⁴ डिवाइडेड बाय क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, यही आया था। यहाँ पे n क्या है, कौन से ऑर्बिट के बारे में पूछ रहा हूं, तो लोअर ऑर्बिट के लिए लोअर NH NL लिखूंगा, और हायर ऑर्बिट के लिए NH लिखूंगा। तो चलो वैल्यू लिखते हैं हम लोग, hc बाय लैम्डा एनर्जी इन हायर ऑर्बिट कितना आएगा,
1/8 mz e की पावर सॉरी mz स्क्वायर e की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब n क्या लिखूंगा, n हाइयर के लिए बोल रहा हूं तो NH लिख देते, चलो NH का स्क्वायर इंटू H का स्क्वायर। ठीक है, इसको टोटल एनर्जी को रब कर देता हूं मैं यहां पे। अब माइनस ये फॉर्मूले का माइनस, अगेन अब -1/8 लोअर ऑर्बिट की एनर्जी लिखो mz स्क्वायर e टू द पावर 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन लोअर ऑर्बिट। ठीक है, एन लोअर ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या है, इनटू एच का स्क्वायर। देखो दोनों में कॉमन क्या क्या चीजें हैं, दोनों में कॉमन ले लो क्या क्या चीजें कॉमन है। तो आप देखोगे यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/8 अगर मैं बाहर ले लू mz स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर। ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन लोअर ऑर्बिट के लिए n माइनस हाइयर ऑर्बिट वाला n का स्क्वायर। ये इक्वल टू किसके बराबर होगा, hc बाय लैम्डा के। ये किसके बराबर होगा, hc बाय लैम्डा के। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या क्या चीजें कांस्टेंट है और क्या क्या चीजें वेरी कर रही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो वेरी क्या करेगा, वेरी आपका करेगा सिर्फ z, मैं किस एटम की एनर्जी निकाल रहा हूं वो चीज वेरी करेगी। 1/8 m e की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इनटू z स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, इनटू z स्क्वायर कर देता हूं और अंदर आ जाएगा 1 अपॉन लोअर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस हाइयर ऑर्बिट की एनर्जी। ठीक है, अब देखो ये वाली जो चीज है 1/8 m e की पावर 4 ये हमेशा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो इसकी वैल्यू जो आती है उसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। आपने सुना हो, ये जो वैल्यू है कांस्टेंट बन जाएगा, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल R से और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.097 into 10 to power minus 7, सॉरी 10 to power होती है इसकी, सॉरी 7 होती है पर मीटर होती है, 10 to power 7 पर मीटर। कांस्टेंट पर मीटर में होगी इसकी यूनिट। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है, यहाँ पे hc बाय लैम्डा था, hc को नीचे ले जाओ क्योंकि h और c भी तो कांस्टेंट है, h और c भी तो क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ यहाँ पर लैम्डा को छोड़ेंगे हम लोग 1/λ। तो देखो h इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, h का क्यूब हो जाएगा इधर, h का क्यूब और c आ जाएगा, सिर्फ c का स्क्वायर नहीं होगा, खाली c होगा। और इस पूरी चीज को आप बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं हम, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 to power 7 पर मीटर। तो मतलब मैं जो एनर्जी है, एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूं क्या, सॉरी एनर्जी क्या 1/λ को जो है इसको रब कर रहा हूं मैं ऊपर वाले को, तो 1/λ इक्वल टू कितना आया मेरे पास। अगर आपको किसी भी वेवलेंथ निकालनी है, फोटोन जो एमिट हो रहे हैं, तो क्या करोगे आप, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे इनटू z स्क्वायर 1/nl स्क्वायर माइनस 1/n हाइयर ऑर्बिट के लिए, ठीक है, का स्क्वायर, NH का स्क्वायर। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, E इक्वल टू होता है hc बाय लैम्डा, और हमें क्या निकला, हमारे पास निकला केवल 1/λ। तो मैं अगर क्या करूं, दोनों तरफ hc से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी hc से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी hc से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ जाएगा, देखो hc बाय लैम्डा, यहाँ पे क्या बन जाएगा hc बाय लैम्डा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा RHC रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू
Planck's constant is speed of light into z square 1 minus nl square minus 1 by nh का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? मैंने क्या करा यहाँ पे? ठीक है, तो आपको अगर एनर्जी की टर्म्स में पूछे तो एनर्जी निकाल दोगे आप, अगर आपको लैम्डा की टर्म्स में पूछे तो लैम्डा की टर्म्स में निकाल दोगे आप। ठीक है, लैम्डा की टर्म्स में पूछा तो क्या लिखोगे? 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। अगर दोनों तरफ एच सी से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर वो क्या बन जाएगा? एनर्जी बन जाएगी। यहां तक क्लियर है सबको? अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं इसलिए पूछ रहा हूं। आर एच सी, आर एच सी, देखो जेड क्या है? ये नंबर है और ये भी क्या है? नंबर है। तो जो यूनिट है केवल आर एच सी की है। तो आर एच सी की वैल्यू कितनी होती है? आर एच सी की वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर एच सी की वैल्यू याद रखो, आर एच सी की वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर की वैल्यू मैं बता ही चुका हूं आपको। आर की रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 into 10 to power 7 पर मीटर। और आर एच सी, आर एच और सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एनर्जी बन जाएगी विच इज इक्वल टू 13.6। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस। देखते कौन जल्दी आंसर देता है। आंसर आप मुझे चैट में बताओगे आंसर। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस। क्वेश्चन सुन लिया होगा आपने। फाइंड नंबर 1 रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस। लिथियम का आयन है Li2 प्लस। इसको करो फटाफट, आंसर भेजो मुझे। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस। क्या आंसर होगा बेटा, जल्दी बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। मैंने बोला था किसी भी एंड ऑर्बिट के लिए आप लोग याद रखना। हाँ अब ठीक है मारिया। रेडियस का फॉर्मूला है आर एन इक्वल टू किसी भी एंथ ऑर्बिट के लिए 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। यही था ना शायद, एन स्क्वायर बाई जेड। ये जो आंसर आएगा किसमें आएगा? एंगस्ट्रॉन में आंसर आएगा। मुझे कौन सी ऑर्बिट चाहिए? मुझे थर्ड ऑर्बिट चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? R3 0.529। अच्छा, कौन सी ऑर्बिट? थर्ड ऑर्बिट चाहिए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और Z एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर बताओ। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है, इंटू 3 से स्क्वायर कैंसिल, एक क्योंकि 3 का स्क्वायर है। 0.529 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 1.587 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, 1.587 करीब आएगा। ठीक है, खुशी का भी आंसर सही है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड साक्षी। चलो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। सेकंड है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस। हीलियम प्लस का आयन दे रखा है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? आगे आंसर 2.18 10⁻⁶। वेरी गुड बेटा साक्षी।
ठीक है, आपको वापस से रिकनेक्ट करना है ना। लेस देन 1 मिनट बचा है।